अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज एक नावल आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है आंचल में जलता दिया। राइटर हैं नीलम रियासत। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। गाड़ी में बैठो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। क्या बात कर रही हो? हम लोग ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? मेरी बात सुनो बेवकूफ़ इंसान। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है और जाए वकुआ पर हम दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है। पुलिस हमें पकड़ लेगी। तुम एम्बुलेंस को फ़ोन करो मशाल। इस लड़की की नब्ज़ चल रही है, हमें इसको जल्द अज जल्द अस्पताल पहुँचाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? क्या तुमने तब से किसी एक लफ्ज़ पर भी गौर किया है कि मैं बक क्या रही हूँ? जेल हो जाएगी। सुना तुमने? हमें जेल हो जाएगी। ओ माय गॉड मिशाल, इस लड़के को सांस नहीं आ रही है। ये सारा कसूर मेरा है। एम्बुलेंस बुलाओ। तुम मेरा सर खाई जा रही हो। मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? 2 लोग मर जाएंगे, हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। इस वक्त इनको हमारी ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा साथ दो। मैं किसी के खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता हूँ। जल्दी करो, मेरी मदद करो। इनको गाड़ी में डालकर अस्पताल ले चलते हैं। ख़बरदार, जो तुमने मेरी गाड़ी में इन खून से लिथड़े लोगों को डाला, तुम्हारा तो दिमाग काम करना छोड़ गया है। मगर मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि पास फांसी का फंदा गले में डाल कर फिरूँ। मैं जा रही हूँ। तुम करते रहो खिदमत खल्क जेल की सलाखों के पीछे। जब सड़ो तो मुझे आवाज़ मत देना। पागल आदमी। इससे पहले वो नौजवान समझ पाता वो दोशीज़ा क्या करने की ठान चुकी है, वो गाड़ी में बैठी और भगा ले गई। आखिरी लम्हात में वो दीवानों की तरह इसके पीछे लपका, मगर तब तक देर हो चुकी थी। दूर होती गाड़ी की पिछली सुर्ख बत्ती इसको मौत का एहसास दिलवा रही थी। मौत जो इसके इर्द गिर्द बहुत करीब मंडला रही थी। गहरी स्याह रात, खाली पड़ी लंबी सड़क पर सिवाय दूसरी कार के टूटे फ्रेम और 2 नीम मुर्दा वजूदों के और कुछ भी नहीं था। और जो इंसान इस वक्त जिस्मानी तौर पर बिल्कुल महफूज था, दिमागी तौर पर बिल्कुल मफलूज महसूस कर रहा था। वो अपने वफ्द के साथ बड़ी ज़रूरी मीटिंग से होकर वापसी पर अपने देरीना दोस्त के दफ्तर चला आया। बाकी सब लोग दूसरी गाड़ी में मौजूद थे जो वहीं से सीधे ऑफिस मुड़ गए। उसके साथ इस वक्त उसका ड्राइवर और पीए मौजूद था। मतलूबा मंजिल पर जाकर लिफ्ट रुकी। दरवाज़ा वाह हुआ। वो दोनों सूटेड बूटेड अफराद लिफ्ट से बाहर आए। इस्तकबाल को ऑफिस का बॉस खुद वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि इंटरकॉम के ज़रिए इसको इत्तला दी गई थी। अपने दोस्त के साथ खुश दिली से गले मिलते हुए उसकी नज़र बिला इरादा सामने मौजूद वेटिंग रूम पर पड़ी और चौंक गई। इस चेहरे की तलाश में इसने बड़ी ख्वारी झेल ली थी। तब सिवाय नाकामी के और कुछ भी हासिल ना हुआ, और आज यूँ अचानक से नज़र आ गया था। उसका दोस्त इसे और इसके पीए को अपने ऑफिस में ही ले गया। इधर उधर की बातें हुई। चाय पीने के दौरान इसने वो बात लबों से निकाल ली जो आते साथ ही कहना चाह रहा था। अहमद, क्या आज तुम लोग किसी पोस्ट के लिए नए उम्मीदवारों के इंटरव्यू ले रहे हो? हाँ, तुमने बाहर बैठी आवाम को देखकर अंदाज़ा लगाया होगा। यही शार्प इंसान की निशानी है, हर चीज़ नोट करता है। कौन सी वैकेंसी है? यार, प्रूफ रीडिंग में थोड़ी मदद चाहिए थी, उसी सिलसिले में आज कुछ लोगों को बुलाया है। क्या तुम पता कर सकते हो इंटरव्यू हो गए कि नहीं? अहमद ने उलझन भरी नज़रों से अपने दोस्त को देखा। नहीं, इंटरव्यू तो 1:30 बजे शुरू होना है, अभी 15 मिनट बाकी हैं। क्या मेरा पीए इंटरव्यू लेने वाले पैनल का हिस्सा बन सकता है? सवाल करने के दौरान इसने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से पेन निकाला। अहमद की मेज़ पर बिखरे हुए कागज़ों में से खाली कागज़ लिया और उस पर चंद अंग्रेज़ी के हर्फ खींचकर अपने पीए की जानिब बढ़ा दिए, जिसे उसने फुर्ती के साथ अपनी जगह से उठने के बाद पकड़कर फौरी तौर पर पढ़ लिया, जिस पर लिखा था रेड स्कार्फ, ब्लैक फाइल, ब्लू ड्रेस, शी इज़ द वन। पीए ने पर्ची जेब में डालने के बाद सर इस बात में हिलाया। अहमद की सवालिया नज़रें अपने दोस्त और उसके पीए को देख रही थी। आखिरकार बोलना पड़ा। क्या बात है? सब A1 है, बस मेरे पीए को उसके काम की जगह तक पहुंचा दो और जिसको ये अपॉइंट करेगा तुम उसी लड़की को जॉब दोगे। अहमद अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ गया। ऐसा मैं क्यों करूँगा? सामने वाले ने अपना पेन बंद करके वापस जेब में रखा और बड़े इत्मीनान से बोला, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। बदले में मुझे क्या मिलेगा? अहमद के लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट खेल रही थी। सामने वाला भी धीरे से मुस्कुराया। क्या चाहते हो? अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट। कितने %? यही कोई 30-40%। सामने वाले ने अहमद को यूं देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो, फिर बोला, अगर तुम समझ रहे हो मैं अपने इर्द गिर्द से लाइन में रहता हूँ तो मैं तुम्हें बता दूँ। मेरे इल्म में ये बात बहुत अरसे से है। तुम्हारी कंपनी मुसलसल खसारे में जा रही है। पिछले 6 माह से एक भी किताब शाया नहीं हुई।
اب تم چاہ رہے ہو کہ میں اس ڈوبتی ناؤ میں اپنا پیسہ ڈبو دوں؟ بھلا کب سے میں اتنا احمق ہوا ہوں؟ میں نے کب تمہاری منت کی ہے؟ وہ تو تم نے اپنا حکم چلانا چاہا تو مجھے یاد آیا کہ کمپنی میری ہے، اس لیے نوکری بھی اب اس کو ملے گی جسے میں چاہوں۔ بڑے ہی کم ظرف انسان ہو۔ نانا پیارے، میں کم ظرف نہیں بلکہ آج قسمت نے میرے دروازے پر دستک دی ہے تو میں یہ موقع کیسے جانے دوں؟ تمہیں اگر مالی مدد کی ضرورت ہے تو مجھ سے جتنی رقم لینا چاہو میں دینے کو تیار ہوں، مگر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے میرا دل نہیں مانتا۔ دیکھو خازن ایاز، میرا بال پہلے ہی قرضے میں بھیگا ہوا ہے، لہٰذا مجھے مدد نہیں، پارٹنرشپ چاہیے۔ عجیب آدمی ہو، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو میں 30% کی بجائے 50% کی پارٹنرشپ پہ پیسہ لگانے کو تیار ہوں۔ اگر منظور ہے تو تفصیل فائز کے ساتھ طے کر لینا۔ مجھے اب اجازت۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ احمد نے بھی ساتھ دیا۔ تم سوچ سمجھ لو خازن، اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی ہی ہے، جس کو میں نوکری دوں گا تنخواہ بھی اس کی میں ہی فائنل کروں گا۔ امید ہے تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے احمد کے ساتھ الوداعی مصافحہ کیا، فائز کو کام ختم کر کے آفس آنے کی تلقین کی اور وہاں سے نکل آیا۔ واپسی پر وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے سے گزرا مگر وہ متوجہ بھی نہ ہوئی۔ فرحین بھابھی اس کو آواز دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس گزرے 1 سال میں ان کے اس انداز کی اچھی طرح عادی ہو چکی تھی۔ یہ بھابھی کا خاص سٹائل تھا، اس کو خبردار کرنے کا کہ میں آ رہی ہوں، لہٰذا اگر آنسو بہا رہی ہو تو فوراً چہرہ صاف کر کے مسکراہٹ سجا لو، اور وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ ابھی بھی جلدی جلدی دوپٹے میں آنسو جذب کیے مگر اٹھ کے نہیں بیٹھی۔ زیشما جانی، اس وقت کیوں سو رہی ہو؟ باہر بابا چائے پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تہمینہ آنٹی فقط تم سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ اب کتنا برا لگے گا اگر تم باہر نہ آؤ۔ فرحین دیکھ کر بھی اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور ناک اگنور کر گئی۔ میں تمہارا لباس نکال دیتی ہوں، بس 5 منٹ میں تیار ہو کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ بھابھی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ زیشما جانی، تمہیں نہیں لگتا ہم نے اس دیوانے دل کی بہت سن لی، اب ہمیں دماغ کی سننی چاہیے؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فرحین نے پیلا اور سفید سوٹ نکال کر ہینگر اس کے سامنے رکھا۔ تہمینہ آنٹی کی بڑی بیٹی بھی آج ان کے ساتھ آئی ہے۔ فرحین بھابھی کی بات پر اس نے خوف زدہ نظروں سے ان کو دیکھا مگر وہ اس کی جانب دیکھے بغیر اپنے کام میں مصروف رہیں۔ میں نے ان کا تمہاری طرف رجحان دیکھ کر پچھلے ہفتے فون کر کے ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ 1 ہفتے تک ان کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو میں سمجھی ان کا ارادہ بدل گیا ہوگا، مگر میں غلط تھی، کیونکہ آج وہ باقاعدہ رشتہ پکا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے وہ اب بھی کہیں بیٹھ کر تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کی دعاؤں کا حصہ ہو، تبھی تو اتنا شاندار اور اچھا رشتہ ہے، ورنہ اتنے پڑھے لکھے لڑکی کی اتنی ماڈرن ماں کو کیا پڑی تھی جو وہ ہمارے گھر کے اتنے چکر لگاتی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ اس کے ذکر پر ایک دفعہ امڑ آنے والے آنسو بڑی دقت سے پی گئی۔ پہلے بھابھی کے بے ہنگم کہے اس گھر کی 4 دیواری میں گونجا کرتے تھے مگر وہ باتونی ہو گئی تھی، یا شاید اپنے اندر کی آوازوں کو دبانے کا نیا انداز اپنا لیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو واش روم میں بھیجا۔ صرف 5 منٹ میں باہر آؤ۔ اس نے کہے پر عمل کیا، کپڑے بدل کر باہر آئی۔ سفید کھدر کی شرٹ کے اوپر پیلا ریشم کا کام ہوا تھا، ساتھ گرم کپڑے کا پیلا شلوار دوپٹہ تھا۔ یہ بات تو اس گھر کا ہر فرد جانتا تھا۔ اس پہ یہ رنگ خوب جچتے تھے، اس کے چہرے کی گلابیاں اور زیادہ نمایاں ہو جاتی تھیں۔ وہ باہر آئی تو بھابھی کو اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے سفید تلے والا خصہ اس کے پیروں کے قریب زمین پر رکھا، ہاتھ میں ہیئر برش لے کر اس کی پشت کی جانب آ گئی۔ اتنے سے وقت میں اس کی ساری چوٹی کھول کر نئے سرے سے کوئی ترتیب دینا مشکل مرحلہ تھا، مگر وہ زیشما کے لیے بال سنوارنے کا کام تقریباً اس کے بچپن سے کرتی آ رہی تھی۔ ابھی بھی جلدی 4-5 بال کھول کر پونی ڈال دی، آگے سے برش مار کر بال برابر کیے، ہلکی سی لپسٹک لگا لو۔ اس نے خاموشی سے یہ بات بھی مان لی۔ بھابھی کے ساتھ کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی جانب آئی۔ شام ہو رہی تھی، کھانے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت عموماً گھر میں چائے کا دور چلتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی تہمینہ بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو سادے سے روپ میں بھی انتہائی پیاری لگ رہی ہے۔ وہ بس ہلکا سا مسکرا ہی سکی۔ کہیں میں بے وقت تو نہیں آکی؟ ان کے معذرت خواہ لہجے میں پوچھنے پر زیشما کو لگا جواب نہ دینا بری بات ہوگی، اس لیے بولی ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، جس وقت مرضی آئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ زیشما کی ان کے ساتھ چوتھی ملاقات تھی اور پہلی دفعہ اس نے اتنا لمبا فقرہ بولا تھا جسے تہمینہ نے بھی خاص محسوس کیا۔ ان کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ پھیل گئی، ساتھ ہی نظروں سے اپنی بڑی بیٹی کو مخاطب کیا۔ دیکھا تم نے میری ہونے والی بہو کا اخلاق؟ دانیہ کو ماں کو یوں اچانک اس لڑکی پر فدا ہونا اتنا پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ بھری پڑی دنیا میں ان کو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکی بھائی بھی تو کون، ایک بیوہ۔
चाहे भी सिर्फ निकाह हुआ था, पर वो किसी और के नाम से मंसूब तो रह चुकी थी। उसके लाखों में एक भाई, जो भला कहाँ लड़की की कमी थी, मगर अपनी माँ का क्या करते जिनका दिल ज़ैशमा पर आया था। मगर लाख समझाने के बावजूद भी जब तहमीना के दिलो दिमाग से ज़ैशमा का भूत ना उतरा, मजबूरन उन चारों बहनों को माँ की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी थी। और मज़े की बात यह थी, इस वक्त वो लड़की वालों के यहाँ अपना आखिरी फ़ैसला 1 लाख सलामी की सूरत में देने के लिए आई हुई थी, जबकि लड़के के अभी फरिश्तों को भी इल्म न था। दानिया दिल ही दिल में डर रही थी कि क्या होगा अगर अम्मी इधर बात पक्की कर गईं और ख़ाज़न किसी और को पसंद करता हुआ। वो तो है ही इतना खुद मुख्तार, जिसे बातों में लगाकर अपनी मर्ज़ी नहीं करवाई जा सकती। ज़ैशमा ने चाय निकाल कर दानिया के सामने मेज़ पर रखी तो वो अपने ख़यालों की दुनिया से बाहर आईं। ज़ैशमा, तुम्हारी तालीम क्या है? मैंने उर्दू लिटरेचर में एमए किया है। नर्म आवाज़, धीमा लहजा, पुरएतमाद अंदाज। दानिया ने चौंक कर एक नए सिरे से उसको सरतापा गौर से देखा। बारी बारी चाय बनाकर सबको दे रही थी। भाई साहब, अपने घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। बच्चियाँ सब शादीशुदा हैं। ख़ाज़न का घर में तीसरा नंबर है। मेरा बच्चा बड़ा ही ज़िम्मेदार और इखलाक वाला है। उनके वालिद को हमसे बिछड़े 15 साल हो गए हैं। दानिया की शादी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही की थी। बाकी तीनों को भाई ने बाप बनकर रुखसत किया। किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप मेरे घर के नौकरों तक से हमारे बारे में तफ्तीश कर सकते हैं। आपको लगेगा कि बूढ़ी औरत हथेली पर सरसों जमा रही है, मगर मैं पिछले 3 सालों से ख़ाज़न के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। ये तो अल्लाह की करनी। उस दिन अपने दोस्त के घर पर मुझे ज़ैशमा बेटी नज़र आ गई। यकीन मानिए, एक नज़र में मुझे बड़ी अपनी अपनी सी महसूस हुई। इसीलिए अगले दिन मैं आपके घर आ गई थी। चाय के हल्के हल्के घूंट भरने के दौरान वो अपना मुद्दा बयान कर रही थी। फ़रहीन ने मुझे जब अपने भाई की अचानक वफ़ात के बारे में बताया तो मुझे यकीन ही नहीं आया। अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। मैं बात को ज़्यादा तोल ना देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी ज़ैशमा बड़ी ही पसंद है। इसे मेरी बहू बना दीजिए। मेरा बेटा इसको बहुत खुश रखिएगा। आपकी बात सर आँखों पर बहन जी। हमारी खुश नसीबी है जो आप इतनी चाहत से मेरी बच्ची का हाथ मांग रही हैं। मगर मैं चाहता हूँ शादी का फ़ैसला ज़ैशमा खुद करे। इसके लिए ज़रूरी है या तो ये ख़ाज़न बेटे से मिले या फ़ोन पर बात कर ले। इसके बाद जो भी फ़ैसला ये करेगी मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। आपको शायद मेरी बात अजीब लगे, हकीकत यही है कि हम मुसलमान हैं। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, अगर लड़की की पहली शादी है तो उसकी खामोशी को इसकी रज़ा समझा जाए, और अगर उसकी दूसरी शादी है इस सूरत में ज़रूरी है कि वो बाआवाज़ अपनी मर्ज़ी का ऐलान करे। मेरी बेटी बड़ी सादतमंद है। इसका पहला फ़ैसला मैंने ख़ुद किया था, जिसे इसने दिल से कबूल किया। अब सूरत हाल ये है कि मैं चाहता हूँ कोई भी बात फ़ाइनल करने से पहले बच्चों की आपस में बातचीत करवा दी जाए। इस तरह से अगर ख़ाज़न बेटे के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो दूर हो जाएंगे। दानिया हमीद साहब की बात सुन रही थी। वो लोग तो समझ रहे थे इतने बड़े घर का रिश्ता यहाँ फट से कबूल कर लिया जाएगा। बेटियों की मर्ज़ी और चाहत को ऐसे तबके में कहाँ अहमियत दी जाती होगी। मगर ज़ैशमा के वालिद ने दानिया को अच्छा खासा झटका दिया था। सादा से नज़र आने वाले इंसान की सोच इतनी प्यारी और उजली होगी। बेख्तियार बोली, मुझे तो अंकल की बात बहुत ही पसंद आई और मैं इससे 100% इत्तफ़ाक़ करती हूँ। आखिरी फ़ैसला ख़ाज़िन और ज़ैशमा पर ही छोड़ देना चाहिए। क्यों मम्मी? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, पर जो गिफ्ट आज मैं ज़ैशमा के लिए लेकर आई हूँ, इनका फ़ैसला कल को जो भी हो, मैं आज ये तोहफ़े वापस लेकर नहीं जाऊँगी। उनके अंदाज़ पे सबके लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई, सवाए ज़ैशमा के, जो जैसे ख़ुद को मजबूत बनाकर वहाँ पे बैठी हुई थी। वो जानती थी या इसका रब। चाय पी गई। तहमीना जाने के लिए इजाज़त लेते हुए खड़ी हुई। अपने हैंड बैग से हीरे की अंगूठी निकाल कर ज़ैशमा के नाजुक से हाथ में डाल दी। हीरे की इतनी भारी अंगूठी के अलावा वो 1 लाख रुपया उसकी गोद में रख गई, जिसको भाभी ने बड़े इसरार के बाद 50,000 में बदला, क्योंकि तहमीना और दानिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मेहमानों के जाने के बाद भाई उठकर बाहर चले गए। अब्बू मस्जिद को चले गए। ज़ैशमा ने ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। भाभी मुलाजिम के साथ मिलकर बर्तन समेटने में मसरूफ़ हो गई। ये अलग बात, काम कम किया, आंसू ज़्यादा पहुँचे। अभी ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं थी। उनका साथ सही सलामत चलता फिरता नज़र आता था। ज़ैशमा और फ़रहीन आपस में नन भावज तो थी ही, पर चचाज़ाद भी थी। आपस में वट्टा सट्टा हुआ था। मोहब्बतों के झूले में झूलते झूलते न जाने कब आँख खुली और सब कुछ ख़त्म ही हो गया। घर पहुँचती तहमीना ने दानिया को हुक्म दिया, जल्दी से ज़रा अपने भाई का नंबर मिला कर दो। अम्मी, वो तो इस वक्त मुल्क से बाहर गया हुआ है। आप जानती हैं अपने काम के दौरान तंग करने वालों को किस कदर नापसंद करता है। भाड़ में गया इसका सारा काम।
काम 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 के सिवा उसको दुनिया का कोई होश ही नहीं है। न जाने कितने कितने दिन अपनी शक्ल दिखाए बगैर मुझे अकड़ने को अकेला इस घर में नौकरों की फ़ौज के साथ छोड़ जाता है। तुम बस इसका नंबर मिलाओ, अगर इसको नागवार गुजरेगा तो मैं खुद डील करूँगी। दानिया ने खाजिन का नंबर मिलाया। हर दफ़ा की तरह दूसरी तरफ से फ़ोन उठाने वाला फ़ाइज़ था। फ़ाइज़, अपने सर को फ़ोन दो, आपकी सर इस वक्त डिनर कर रहे हैं, मम्मी ने बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। लाइन होल्ड पे रखी गई। 2 मिनट बाद भारी आवाज़ उभरी। जी मम्मी फरमाइए। ख़ाज़न अयाज़, तुम्हारी ज़िंदगी में माँ अहम है या तुम्हारा काम? दूसरी जानिब खामोशी छाई। बस बैकग्राउंड में चम्मच कांटे रखने उठाने की आवाज़ आ रही थी। वो किसी से एक्सक्यूज़ करता हुआ कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर आया था, क्योंकि दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ के बाद सारी आवाज़ें बंद हो गई थीं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अपनी आवाज़ से आप मुझे कुछ नाराज़ लग रही हैं। खाजिन, मैंने न सिर्फ तुम्हारी लड़की ढूंढ ली, बल्कि अभी अभी तुम्हारी इसके साथ बात पक्की करके घर आ रही हूँ। आप मजाक कर रही हैं? उसका लहजा मुस्कुरा रहा था। मैं तन्हाई से तंग आ गई हूँ। ये इतना बड़ा महल नुमा घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। तुम सब भाई बहन अपनी अपनी रूटीन में मगन हो। तुम लोगों को क्या खबर कैसे दिन से रात करती हूँ मैं। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ, शादी कर लो, अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ, मैं रिश्ता लेकर जाती हूँ। आज मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी बात पक्की कराई हूँ। अब अगर माँ की इज़्ज़त का ज़रा सा भी ख्याल है तो फ़ोन करके एक दफ़ा उस बच्ची से बात कर लो, वरना मैं तुम्हारा घर छोड़कर अपने भाई के पास जा रही हूँ। उसने बेकरारी से अपने बालों में हाथ फेरा। मम्मी, यूँ अचानक से आपको मेरी शादी का क्या ख्याल आ गया? शादी करूँगा इंशाल्लाह, मैंने कौन सा इनकार किया है, पर ऐसे रात के रात शादी मुमकिन नहीं। बस सिर्फ 1 साल ही दे दें, मैं अपना काम समेट लेता हूँ। उसके बाद जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी, आँख बंद करके हाँ कर दूँगा। खाजिन, महंगे अस्पतालों स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज करवा कर ये ना समझो कि तुम्हारी माँ की तलाश में आने वाले मौत के फरिश्तों को भी ये डॉक्टर वापस भेज देंगे। मैं शुगर की मरीज़ हूँ, गुर्दे में दर्द की शिकायत मुझे रहती है। तुम 1 साल की बात करते हो, मैं यहाँ एक एक पल गिन कर गुजार रही हूँ। तुम इतना काम किसके लिए कर रहे हो? इतना पैसा जमा करके क्या करना है? मम्मी, लोग अंदर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्या मैं आपको 1 घंटे के बाद कॉल कर लूँ? प्लीज़ मम्मी, सिर्फ इस शर्त पर, तुम आज ही से फ़ोन करोगे। किसको? जैशमा को। मम्मी, अब ये जैशमा कौन है? वही लड़की जिसके साथ मैंने तुम्हारी बात पक्की की है। जब आपने शादी पक्की कर दी तो मेरा कॉल करने का क्या मकसद? और ये कैसा नाम हुआ? रेशमा तो सुना था, ये जैशमा भला किस किस्म का नाम है? खाजिन, मुझे 2 टोक तुम्हारा जवाब चाहिए। कोई झूठी उम्मीद मत देना, मक्खन लगाकर वक्त बढ़ाने की कोशिश भी ना करना। सारी उम्र अपनी शक्ल दिखाने से इनकार कर दूंगी। माँ, आखिर आपको इतना अचानक से हो क्या गया? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे तो आपका सवाल भी याद नहीं रहा। क्या पूछ रही हैं? मैं पूछ रही हूँ, आया तो माँ जैशमा को फ़ोन करोगे या नहीं? ना करने से पहले इतना जान लो, माँ खामोशी से कहीं चली जाएगी। कैसी खौफनाक बातें कर रही हैं। गॉड, मैं तो इधर हूँ, उधर हूँ भी नहीं, वरना हाथ पैर पकड़ लेता आपके। अच्छा, आप परेशान ना हो, मुझे उसका नंबर फॉरवर्ड कर दें, मैं कॉल कर लूँगा। वादा कर रहे हो? अच्छा, अब मैं इतना बेदबार हो गया, कस्में वादे ले रही हैं। मुझे वाकई तुम पे यकीन नहीं रहा। मम्मी, मैं इस वक्त इतनी अहम डील साइन करने वाला था, आपकी कॉल की वजह से दरमियान में ही अटक गई, और आपको अपने बेटे पर एतबार ही नहीं। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो मैंने ऐन वक्त पे कॉल करके तुम्हारा नुकसान किया? आज आपको हो क्या गया है? सारे मतलब ही गलत ले रही हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरे लिए इतनी अहम है, मैं नफ़ा नुकसान सोचे बगैर कॉन्फ्रेंस की मेज़ से उठ कर आ गया, और आप मुझसे वादे ले रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं, मैं आपके इस ख़राब मूड और गुस्से को अच्छे खुशगवार अंदाज में कैसे तब्दील कर सकता हूँ? एक दफ़ा उसके साथ फ़ोन पे बात कर लो। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी छई, फिर बोला, मुझे तो उसका नाम भी भूल गया। जैशमा नाम है। देखो, एक छोटा सा मसला है। मसला भी क्या, बेचारी की बदकिस्मती। तुम अगर महसूस करो तो बहुत बड़ी खामी कहोगे, और अगर वाकई तालीम याफ्ता हो, अच्छे बुरे की तमीज़ करने वाले हो, फिर तो कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। ऐसी क्या बात है? वो बेवा है। अच्छा, बेवा का लफ्ज़ सुनते ही एक चेहरा तसव्वुर की स्क्रीन पर रोशन हुआ, लब भिंच गए, रेलिंग पर गिरफ्त मजबूत हो गई। वो सुन रहा था, तहमीना बोल रही थी। 2 साल पहले उसकी अपने ताया के बेटे के साथ निकाह हुआ था, जो सिर्फ 6 माह चल सका। उसके शौहर का इंतकाल हो गया, कोई बच्चा नहीं है। मैंने जब उसको देखा, मुझे लगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। मेरी दोस्त है ना अंदलीब, उसके घर पे मुलाकात हुई थी। उसके तो फरिश्तों को भी अंदलीब का इल्म नहीं था, मगर वो खोए हुए अंदाज में बस सुन रहा था। अंदलीब की बेटी जैशमा की दोस्त है। मैं तो दूसरे ही दिन सीधी उसके घर चली गई और रिश्ता डाल कर आ गई। अगले दिन लड़की की भाभी का फ़ोन आया, उसने सारी बात बताई। 2 दिन तक तो मैं बिस्तर से हिल ही नहीं सकी।
قسمت کی بات، جو لڑکی سیدھی دل میں اتری وہ پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دی۔ پھر میں نے سوچا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اتنی پیاری با اخلاق بچی ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا روگ لگ گیا، اس میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ سوچ کر آج میں اس کے ساتھ تمہاری بات پکی کرائی ہوں۔ ممی، اس عورت میں ایسا کیا تھا؟ اس کے بیوہ ہونے کے باوجود آپ اس کو بہو بنانے پر راضی ہو گئی ہیں۔ آپ فون کال کو چھوڑیں، میری اس کے ساتھ ایک ملاقات رکھیں، آخر میں بھی تو دیکھوں کیسے لوگ میری ماں کو اس حد تک متاثر کر سکتے ہیں۔ میرے پہ تو کوئی ایک بھی اعتبار تک نہیں کرتی ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی سے ملنا چاہتے ہو؟ وائی ناٹ؟ اگر آپ میری شادی اسی سے کروانے پر بضد ہیں تو ملنے میں کیا حرج ہے؟ مگر ایک بات بتا دوں، اگر مجھے خاتون پسند نہ آئی تو میں صفا چٹ انکار کروں گا، پھر نہ مجھے قسمیں وعدے یاد کرواتی پھریے گا۔ کل میں واپس آ رہا ہوں، فائز کو کہتا ہوں پرسوں کا کوئی وقت آپ کو بتا دے گا۔ ٹھیک ہے بزنس مین صاحب، خاک بزنس مین ہوں۔ ماں کے ہاتھ تو جب چاہے بینڈ بج جاتی ہے۔ آپ کی پسند سے ملنے پر راضی ہوں، اب تو آپ خوش ہیں؟ ہاں بھائی، میں بڑی خوش ہوں، تمہاری پہلی ساری خطائیں معاف۔ خازن کا کہا بڑا بے ساختہ تھا۔